हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे बेटा आप लोग सब? तो बेटा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा 11th क्लास का, जिसका नाम है बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें बेटा हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने कवर किया था पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में। लगभग हमारा पार्टनरशिप खत्म हो चुका है। उसमें एक बेटा छोटा पॉइंट रहता है वो है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से हमें पार्टनरशिप एक्ट को मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसके जो प्रोविजंस है, जो गाइडलाइंस है बेटा, कैसे कैसे फॉर्म फाइल करना है, कैसे फीस पे करनी है, वो जो टॉपिक है बेटा वो लास्ट टॉपिक है, एक रह गया आपका। वो मैं आपको बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद पढ़ाऊंगा। तो बेटा आज का टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बेटा हमें पढ़ना क्या है? पहले पढ़ना है फीचर्स, पढ़ना है बेटा इसके मेरिट डीमेरिट पढ़ना है, एंड हमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कवर करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव का मतलब है कोऑपरेट करना आपस में, मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, आपस में एक दूसरे की मतलब मदद करना, ताकि वो आपस में काम कर सकें और आपस में एक दूसरे को सर्विस मोटिव ही होता है कि हम आपस में दूसरे के कोऑपरेट करके उनकी हेल्प करेंगे बेसिकली। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है वर्किंग टुगेदर, एक तो इकट्ठा काम करना है और वो काम करना है दूसरों के लिए काम करना है, ठीक है जी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कॉमन पर्पस। मतलब जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका एम क्या है, वो उस एम के अंतर्गत ही जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे? काम करेंगे और सर्विस मोटिव पे काम करेंगे, पैसे के मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना और लोगों के लिए काम करना, ताकि उन लोगों का भला हो सके। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है वॉलंटरी एसोसिएशन। पहली बात, कोऑपरेटिव का मतलब सोसाइटी जो होती है उसके अंदर वॉलंटरी है। कोई भी बंदा निष्पक्ष, कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कोई भी आइडियोलॉजी का, कहीं का भी, ओनली मेंबर ऑफ इंडिया, इंडिया का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और वो आपस में मेंबर बन सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वो आके हमारी अपनी सर्विस दे सकता है और अपने संस्था के लिए जो भी वो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है वो दे सकता है। एंड वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ज्वाइन टुगेदर, वो सारे बंदे क्या करेंगे? आपस में ज्वाइन होंगे, मिलेंगे और क्या करेंगे? जो भी इनका कॉमन पर्पस होगा, जो भी इनका वेलफेयर, जो भी इनका जो ऑब्जेक्टिव था उसके लिए काम करेंगे, ओनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लायबल टू प्रोटेक्ट। ये कह रहा है संस्था क्यों बनाई जाती है? ये संस्था इसलिए बनाई जाती है कि जो भी मिडलमैन हैं, जो भी बीच बिचौले हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, चाहे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हो, किसी भी तरह से किसी भी संस्था में किसी मेंबर का अगर मान लो बंदे का शोषण कर रहे हैं, तो उस संस्था के शोषण से बचाने के लिए या जिस बंदे को नुकसान हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है, ताकि वो बंदा अपना केस फाइल कर सके, जो भी कंपनसेशन है वो ले सके और अपना मुआवजा ले सके और आपस में काम कर सके। तो इट इज लायबल टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है कि जो भी बीच के बंदे हैं, जो भी एक्सप्लॉयटेशन, जिनका भी नुकसान या हानि पहुंचाई जा रही है, और ये कौन करते हैं? ये सारा काम नहीं करेंगे, मिडलमैन करेंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजायर प्रॉफिट, मतलब हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट, ग्रेटर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं? लोगों का शोषण करते हैं, गलत सामान बेचेंगे या उन पे क्या करेंगे? ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, कुछ और भी कर सकते हैं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं किसी तरह से। तो उनको उनके इंटरेस्ट के बचाने के लिए, लोगों को नुकसान ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए संस्थाएं फॉर्म की जाती है, ताकि वो आपस में उनके खिलाफ केस फाइल कर सकें और जो भी हो सकता है रेमेडीज ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जरूरी है, कंपल्सरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग 1912 बेटा एक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली 1912 के अकॉर्डिंगली कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ठीक है, अगर नहीं कराओगे तो संस्था वैलिडिटी मार जाएगी, आपको संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने से फायदे क्या होते हैं? आपको रिबेट, टैक्सेशन, हम कह सकते हैं रिबेट हो गया, या आपको क्लेम्स हो गए, या सब्सिडीज हो गई, ये सब आपको मिलती है संस्था के अंदर जो आप लोग काम करते हो, मेंबर्स के लिए काम करते हो, ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि संस्था जो खोली जाती है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स होता है। पहली बात, द प्रोसेस टू सेटिंग अप, अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सीरियसली सुनना है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करना इज वेरी सिंपल, वो जरूरी है, वो सिंपल है। एंड अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंटेस्ट में, तो अगर हम बात करें तो वी ओनली नीड एटलीस्ट कम से कम हमें 10 मेंबर्स चाहिए, ताकि हम अपनी संस्था को फॉर्म कर सकें, अपनी संस्था को रजिस्टर कर सकें और अपनी संस्था को हम कह सकते हैं पहचान ला सकते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल, जो भी पैसा होगा रेज किया जाएगा किसके अंदर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। वो कौन करेंगे? वो मेंबर्स करेंगे। जो भी उस संस्था के मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? हर मेंबर को शेयर दिया जाएगा, हर कंपनी में मतलब मेंबर्स होंगे उनको शेयर दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन करेंगे
और हर मेंबर का एक वोटिंग राइट होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। चाहे अगर किसी ने पैसा ज़्यादा लगाया, किसी ने पैसा कम लगाया, तो हर बंदे का मेंबर होगा, उसका एक वोटिंग राइट होगा और वो अपना वोट कर सकता है अपने 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 हिसाब से, जब भी कभी वोटिंग अगर होगी तो उसके अंदर। एंड सोसाइटीज एक्वायर द डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। डिस्टिंक्ट ये कह रहे हैं, अगर हम मान लो आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कंपनी की अपनी पहचान होगी या कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी पहचान होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं मान लो गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल संस्था या गुरु गोविंद सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी जो फॉर्म की गई है लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये जो मेंबर्स होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक संस्था फॉर्म की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, समाज सेवा। तो पहली बात अगर हम बात करें, गुरु गोविंद नाम का बनना नहीं है, उस संस्था के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके नाम का नहीं है। तो जो भी असेट्स परचेज किए जाएंगे, कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदी जाएंगी, बेची जाएगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, तो किसके नाम पे होगा, गुरु गोविंद सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे होगा। तो इसका मतलब है मेंबर्स या कोई मेंबर अगर कोई बंदा केस भी कर रहा है या हम भी किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर ही केस होगा और वही केस फाइल करेगी। मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं जब हमारी कंपनी, जब हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाती है तो मेंबर्स और उनमें अलग होती है, मेंबर्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल अलग होते हैं, और जो संस्था होती है उसकी अपनी अलग पहचान होती है, वो अपना एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जिसके नाम पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी तरह के हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो बेटा ये था हमारा पॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर बेटा आपको दो तीन लाइंस ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट है बेटा संस्था का रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसका पर्पस ही एक ही होता है, क्या चीज कि इकोनॉमिक ट्रस्ट के लिए प्रोटेक्ट करना, कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनके खिलाफ उनको बचाना, उनके लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। इसके अंदर वॉलंटरी एसोसिएशन होता है कि कोई भी बंदा आ सकता है, वॉलंटरी आपस में काम कर सकता है, पर लेकिन जो मेंबर होगा वो एडल्ट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल माइनर नहीं होना चाहिए। और ये एक तरह की संस्था होती है जहाँ पे वर्किंग टुगेदर आपस में मिलकर काम करेंगे। एंड लास्ट इज जो भी पैसा हो, ठीक है, एंड एटलीस्ट कम से कम 10 मेंबर्स चाहिए, एडल्ट मेंबर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कम संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी को मतलब उसकी पहचान बनाने के लिए, उसको जन्म देने के लिए हम कह सकते हैं हमें 10 मेंबर चाहिए, और वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मेंबर्स अलग होते हैं, और वो संस्था होती है बेटा वो अलग होती है। तो इन शॉर्ट बेटा मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये था इसका फ्लो चार्ट जो हमारा तरीका है वीआईपी तरीका, ताकि हम आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज बिल्कुल सिंपल वे में समझा सकें। जल्दी से बेटा इसको लिख लो, आप लोग राइट कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी का पोर्शन बेटा इसका बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखो बेटा सेकंड पॉइंट है बेटा फीचर्स। ये बेटा आपके 5 फीचर्स देखें, ये जो मैंने आपके 5 बादल बना रखे हैं बेटा बादल नहीं है, ये आपके बेटा 5 फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, पहला फीचर कौन सा बेटा, वॉलंटियर मेंबरशिप, उसके बाद है बेटा लीगल स्टेटस, उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद है कंट्रोल एंड द सर्विस मॉडल। तो बेटा ये 5 आपको पढ़ने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर। तो बेटा पहला फीचर जो है वो है वॉलंटरी मेंबरशिप वाला, वो आपके सामने लिखा हुआ है फ्लो चार्ट। देखो बेटा पढ़ते हैं। पहली बात मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही कि मेंबरशिप में जो मेंबर बनेगा उस पे कोई भी कंपल्शन नहीं है, वॉलंटरी है, कोई भी धर्म जात या कास्ट का बंदा मेंबर बन सकता है। तो बेटा पहला वही पढ़ लेते हैं। इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मेंबर होगा, जो मेंबरशिप इज ओपन फॉर, मेंबरशिप जो है ओपन है सबके लिए, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, वो मेंबर अगर सर्विस मोटिव के लिए काम करना चाहता है, जिसका ऑब्जेक्टिव से क्या कल्याण है कि वो संस्था के मेंबर्स के लिए काम करेगा, तो वो आके मेंबर बन सकता है। देन मेंबर्स इन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी या वॉलंटरी। पहली बात क्या है, जो मेंबरशिप, जो मेंबर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जो मेंबर होगा वो वॉलंटियर है, कोई भी वॉलंटियर बंदा आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। द पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन, मतलब कोई भी बंदा फ्री है, वो फ्री टू, मतलब पैसे से कुछ नहीं देना। अगर आपको कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में अगर पैसा दे सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सर्विस मोटिव में काम कर रहा है, 10 मेंबर के अलावा बाकी मेंबर्स भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे फ्री टू ज्वाइन एंड लीव एनी टाइम। अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा, आप संस्था में काम नहीं करना, बस समाज सेवा जितनी होनी थी कर दी बेटा, उसके बाद अब कोई काम नहीं करना, तो आप फ्री टू लीव, आप वहां से जा सकते हो अपनी इच्छा से, आपके अपने मन के अकॉर्डिंगली, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जा सकते हो, बट इट इज वेरी कंपल्शन। पर हम बात करें, अगर आप वहां से जाओगे, ठीक है, आपको अगर बात करें प्रोसीजर, तो आपको पहले नोटिस, अगर आप वहां से जाते हो तो आपको नोटिस देना पड़ेगा।
कि आप संस्था को लीव कर रहे हो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आप कुछ और काम करूँगा, मैं सोसाइटी में काम नहीं करता, मुझे अपना काम करना है, बिजनेस करना है, मेरी जॉब लगी है, कुछ भी वटएवर, पर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। और ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है ज्वाइन करने पर, क्विट करने पे। आप सोसाइटी के अंदर जब मर्जी आके ज्वाइन कर सकते हो और जब मर्जी आके आप क्विट कर सकते हो। ऐसी कोई भी तरह की कंपल्सन नहीं कि एक बार जो बंदा मेंबर बन गया वो लाइफ टाइम तक मेंबर रहेगा या छोड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो कंपल्सन रिमेन द मेंबर। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि हमेशा वो मेंबर रहेगा, मतलब परमानेंट जब तक संस्था चल रही है वो मेंबर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये पॉइंट बेटा हमारा हो चुका है, जो फर्स्ट पॉइंट कवर किया था। तो बेटा ये जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर का पहला पॉइंट था, जिसके अंदर मैंने बेटा आपको पॉइंट्स कवर करे हैं वॉलंटरी मेंबरशिप के। तो बेटा ये फ्लो चार्ट है, जल्दी से आप लिख लो। फिर बेटा पढ़ेंगे लीगल स्टेटस, फिर लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, फिर कंट्रोल वाला, उसके बाद बेटा सर्विस मोटिव वाला। जल्दी से लिख लो आप लोग। देखो बेटा सेकंड पॉइंट, लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर पढ़ा रहा बेटा, सेकंड नंबर उसका नाम है लीगल स्टेटस। अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले बताया था पार्टनरशिप को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंगली हमें जरूरी है उसको रजिस्ट्रेशन कराना। तो वही पॉइंट ऐसे लिखा पहला पॉइंट, इट इज वेरी नेसेसरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंगली इसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एंड अकाउंट टू सेपरेट, इससे होता क्या है कि जो संस्था है वो जो मेंबर्स है उनसे उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि मेंबर्स अलग हैं और जो संस्था है वो अलग है। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल संस्था या गुरु गोविंद सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी जो संस्था बनाई गई है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेंबर्स अलग है, मेंबर्स की प्रॉपर्टीज अलग है और उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, सेपरेट है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है जी। तो टू अकाउंट द सेपरेट लीगल एंटिटीज ऑफ सोसाइटीज, मतलब वो मेंबर्स अलग हैं और सोसाइटी जो है वो अलग है। सोसाइटीज एंटर द कॉन्ट्रैक्ट, इससे मतलब क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो सोसाइटी है अगर चाहे तो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और वो एंटर हो सकती है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। मेंबर्स अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करें, या सोल पार्टनरशिप में मैंने परचेज करी, प्रॉपर्टी परचेज करी, मेरे नाम पे है और मेरा ही घर है, मेरी दुकान है, सब कुछ। तो अल्टीमेटली क्या है, वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब है कोई भी बंदा अगर चाहे, कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो वो किसी बंदे के ऊपर केस फाइल कर सकती है और कोई अदर मेंबर चाहे तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर केस फाइल कर सकता है धोखाधड़ी का कि इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट इज टू बीइंग सेपरेट, ये रिजल्ट शो करता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द, इसका मतलब है मेंबर चाहे आए चाहे मेंबर जाए, कोई भी आए कोई भी जाए चले गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 10 बंदों ने सबसे पहले मिलकर संस्था को फॉर्म करा, जिसमें से 5 बंदे 5 साल बाद चले गए, उसके बाद चलते गए आते गए नहीं चलते गए, 15 साल बाद देखा कि सिर्फ 2 बंदे हैं मेंबर जो पुराने हैं, बाकी नए मेंबर्स आ चुके हैं, कहीं चले गए। इसका मतलब क्या है, मेंबर में भी कम एंड गो, कोई बंदा आए कोई बंदा जाए, किसी की डेथ हुई, बंदा पागल हो गया, कोई हो गया, हमें उससे मतलब नहीं है। संस्था हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो चलती रहेगी, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में बंदा पागल हो गया मर गया है तो पार्टनरशिप क्या होगी, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी या बंद हो जाएगी। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। या सोल पार्टनरशिप में भी क्या होता है, काम बंद हो गया, बंदा मर गया, काम बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, उसने अपना काम ही बंद कर दिया, अल्टीमेटली है ही नहीं वहाँ पे बंदा काम करने वाला। तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंपनी जो आपकी संस्था है, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एंड तक काम करती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, क्या है, सर्विस मोटिव है। ये हमारा पॉइंट बेटा अभी आगे आएगा भी, यहाँ पे फीचर्स के अंदर सर्विस मोटिव, तो उस टाइम पे बेटा पूरा क्लियर होगा आपको पॉइंट। तो जल्दी से आप सेकंड पॉइंट लिख लो, इसका नाम था बेटा लीगल स्टेटस। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, वो सिंपल पॉइंट है, दो ही पॉइंट है इसके अंदर बेसिकली। तो अगर हम बात करें, मैंने आपको पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो पैसा ऊपर लगाया जाएगा, किसी अगर मेंबर्स द्वारा लगाया जाएगा तो मेंबर जितना बड़ी पैसा लगा सकते हैं,
अल्टीमेटली। पर लेकिन जो उनके पास जो शेयर होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, जो वोटिंग राइट होगा ओनली वन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैसा, जितना पैसा उन्होंने लगाया, जितना उन्होंने पैसा अमाउंट लगा भी दिया उसकी। मगर मान लो किसी ने, मान लो एक संस्था फॉर्म हुई, मान लो 10 लाख रुपए से फॉर्म हुई, ठीक है, मान लो एक बंदे ने 5 लाख रुपए लगा दिए और जो बाकी के जो 9 बंदे हैं उन लोगों ने 5 लाख रुपए लगाए हैं। तो अल्टीमेटली अगर उस बंदे ने अगर पैसा लगाया, एक ये नहीं कि उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, उसकी भी लायबिलिटी उतनी ही है जितनी लायबिलिटी बाकी बंदों की है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी आर लिमिटेड। हर मेंबर की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, अप टू द एक्सटेंट जितना पैसा वो कंट्रीब्यूट करे, चाहे पैसा ज्यादा कंट्रीब्यूट करे चाहे पैसा कम कंट्रीब्यूट करे, हर मेंबर की लायबिलिटी कितनी है जी, लिमिटेड है। हर कोई बंदा का कोई भी तरह का लॉस होगा या कोई भी अगर होगा, एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो उस वाले केस में वो बंदा अपना लिमिटेड पैसा ही कंट्रीब्यूट करेगा। ये नहीं कि किसने पैसा ज्यादा लगा रखा है तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर लिखा हुआ है इट डिफाइन द मैक्सिमम रिस्क। इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन करता है कि बेसिकली जितना भी अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर रिस्क अगर हो गया, कोई भी लॉस अगर हो गया किसी पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो जो भी रिस्क होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम किसके द्वारा, वो सारा का सारा जो रिस्क होगा वो सारा मेंबर्स के द्वारा ही बियर किया जाएगा। सारा लॉस जो होगा मेंबर्स ही भरेंगे। अल्टीमेटली बेटा सिंपल सी बात है, ये है कि जितने भी मेंबर्स होंगे सारा रिस्क को भरेंगे और हर बंदे की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये था हमारा बेटा थर्ड पॉइंट। जल्दी से आप लोग उसको लिख लो, फिर इसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट, कंट्रोल। देखो जी बेटा लास्ट पॉइंट है सेकंड लास्ट, कंट्रोल। ये कह रहे हैं कंट्रोल होगा कौन होगा। जैसे बेटा हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हमने क्या करा, डेमोक्रेटिक कंडीशन है, हम हमारे इंडिया में मतलब हम कह सकते हैं कि हमने प्रधानमंत्री को नियुक्त करा, हमने उनको सिलेक्ट करना, गद्दी दे दी, उसके बाद हमारे पॉइंट से जो भी डिसीजंस हैं वो लेते आ रहे हैं, डिसीजन पॉइंट्स ऑब्वियसली। तो उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स होंगे, देखो 10 मेंबर मिनिमम मेंबर चाहिए कम से कम, उसके अलावा ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं और वो आपस में सर्विस मोटिव के लिए, संस्था के लिए काम कर सकते हैं। पर लेकिन सारे बंदे वोटिंग बना देंगे, ये सारे बंदे के इंटरफेयर करेंगे, मतलब पूरा काम को कंट्रोल करेंगे। तो 10 जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से क्या करेंगे, कुछ बंदों को एज ए कमिटी की फॉर्म में क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे और उन मेंबर को बना देंगे कि ये हमारे हेड है जी और ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ये मतलब हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, मेन चेयरपर्सन कह सकते हैं, जो हमारी कंपनी के, हमारी संस्था के जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी डिसीजन होंगे वो इनके द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, तो वही है बेसिकली। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो पावर टू डिसीजन जो भी होगा, पावर डिसीजन वो क्या होगा, हैंड इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। और जो भी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं मैनेजिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स होंगे जिनको हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोटिंग राइट्स हम क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे कि हाँ जी ये हमें लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस या ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करेंगे, कुछ 5-6 बंदे क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे, जो क्या करेंगे उस संस्था के रिगार्डिंग जो भी भला भरा या जो भी उनका नुकसान घाटा है सब कुछ वही सोचेंगे, मेजर डिसीजंस होंगे वो वही लेंगे। अल्टीमेटली हम बात करें तो राइट टू वोट इज टू गिवन मेंबर। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो मेंबर होते हैं उनको राइट दिया जाता है कि आपके पास राइट है कि आप मेंबर जो भी हैं जिनको आप सिलेक्ट कर रहे हो एज ए मेंबर, आप चॉइस कर रहे हो कि किसको आपको वोट करना है, किसको मेंबर बनाना है, किसको कमेटी का हेड बनाना है। तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, राइट करोगे, आप वोट दोगे और वोट होने के बाद जो बंदा आएगा सिलेक्ट होगा तो वो क्या होगा, एज ए रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड विल कॉन्स्टिट्यूट अ मैनेजिंग कमेटी। मतलब वोटिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगी, हमें मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स मिलेंगे एंड दिस लीड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक कंडीशन में आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी। मतलब वो क्या करेगी बेसिकली जो मतलब हम मेंबर्स चाहते थे पर लेकिन मेंबर्स की जगह पे वो जो कोऑपरेटिव मेंबर के मैनेजिंग कमेटी के जो हेड्स हैं वही सारे काम को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे और सारे काम को देखेंगे और मेजर डिसीजंस होंगे वो सारे बस वही मेंबर्स को, मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वही लेंगे और वो अपने हिसाब से सारे काम को परफॉर्म करेंगे, अपनी सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। जो भी वेलफेयर के लिए, संस्था के लिए जो भी पॉजिटिव होगा, जो भी नेगेटिव होगा, वो सारे डिसीजंस होंगे वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पॉइंट कंट्रोल वाला, फीचर ऑफ एज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बेटा लास्ट आ गया सर्विस मोटिव। जल्दी से इसको करते हैं हम लोग, जल्दी से आप पहले इसका फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट पॉइंट जी, सर्विस मोटिव। मैंने आपको पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन उद्देश्य होता है क्या, सर्विस मोटिव। जितने मेंबर्स होंगे वो अपने लिए और लोगों के लिए काम करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे,
प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर कोई प्रॉफिट अगर हो भी जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में, या उसको रख सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स के वेलफेयर के लिए रख सकते हैं कि आगे जाके अगर उनको कोई काम करना है, उनकी उन्नति के लिए, किसी सक्सेस के लिए काम करना है, किसी तरह के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से काम करके उस पैसे को आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिर्फ पर्पस एक होता है, ऑन द एम्फसाइज, मेन फोकस किस पे करना होता है, ओनली विद द म्यूचुअल हेल्प, मतलब आपस में क्या करना है, हेल्प करनी है, वेलफेयर आपस में विद द हेल्प, मतलब आपस में कोऑपरेट होके आपस में दूसरे की हेल्प करनी है और म्यूचुअल वेलफेयर वाला काम करना है। आपको लोगों के लिए काम करना है, भलाई के लिए काम करना है। इट्स मोटिव इज टू सर्विस, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही मोटिव होता है, वो तो सर्विस मोटिव होता है। और जहाँ पे वो कैसे करेंगे, अपनी सर्विस देके अपना काम करेंगे, अपना कर्म करेंगे, सोसाइटी में जो भी अपना काम हो अपना कंट्रीब्यूशन सर्विस की फॉर्म में देंगे। अगर इफ देयर एनी सरप्लस, अगर कोई भी ऐसा सरप्लस, कोई प्रॉफिट अगर जनरेट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर हम लोग काम कर रहे हैं, मेंबर्स काम कर रहे हैं, अगर लगता है उनको कि कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ, कुछ पैसा जनरेट हुआ है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेंबर्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अपने अकॉर्डिंगली मेंबर डिसाइड करके दे सकते हैं। और अगर लगता है कि उनको मेंबर को पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो कोई नहीं, वो उस पैसे को अपने पास रख सकते हैं और अपनी वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, ताकि आगे जाके उन मेंबर्स को भला हो या उनके कल्याण के लिए, उन्हीं के खुशहाली के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारे 5 पॉइंट जो हमारे फीचर्स थे, जो मैंने बेटा आपको पांचों फीचर्स पढ़ा दिए हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, उसके बाद था बेटा लीगल स्टेटस, उसके बाद था आपका लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद था कंट्रोल और लास्ट था हमारा सर्विस मोटिव। जल्दी से इसको लिखो बेटा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक पढ़ना है हमें। देखो बेटा, ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट्स हैं बेटा। 5 मेरिट्स आपके सामने लिखी हुई है। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, उसके बाद लिखा बेटा लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद स्टेबल एसिस्टेंस, उसके बाद इजी ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बेटा ये 5 मेरिट्स गिवन आपके सामने, 5 बादल बनाने थे आपके, मैंने बादल दिए बेटा, आप लोगों को पता ही है, मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली 5 पॉइंट से जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए 5 पॉइंट चुनने। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल से, सारे पॉइंट सिंपल है पर लेकिन सबसे सिंपल से करते हैं स्टार्ट। पहला बेटा इजी टू फॉर्मेशन, मैंने आपको पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर कौन से रूल रहेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और इट इज वेरी इजी टू डू। कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना बहुत सिंपल है। इसके अंदर बस आपको एक ही रिक्वायरमेंट है, हम कह सकते हैं मिनिमम 10 बंदे चाहिए। 10 बंदे वॉलंटरी, कोई भी बंदे, कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी आइडियोलॉजी वाला 10 मेंबर्स आकर इसको संस्था को फॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए काम कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी सिंपल टू रजिस्टर, और इसको बहुत सिंपल है रजिस्ट्रेशन करना। इसमें कुछ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। एंड इट इज गवर्नड, अगर एंड इज गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मतलब हमें 1912 जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है जी, उसके अकॉर्डिंगली हमें इस प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है और अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद बेटा सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया था जितनी संस्थाएं होती हैं उनको सपोर्ट मिलता है, जैसे सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन हो गया, और भी तरह के बेनिफिट्स होते हैं, सब्सिडीज होती है, ग्रांट्स होती है, एटीसी से एटीयू तक कई सारी होती है, वो जो टैक्स पर हो गया आपका भी इन फ्यूचर में आपको सब समझ में आएगा। तो गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सब काइंड ऑफ टैक्स सब्सिडीज, कि आपको टैक्स नहीं पे करना है या कम टैक्स पे करना है, या सब्सिडीज ऑफर करेगी सरकार को आपको कि आपको कोई भी सामान परचेस करना है, बिल्डिंग मशीनरी परचेस करनी है तो उसमें सब्सिडी देगी, या आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा, या आपको इजी, कई सारी स्कीम्स होती है इन संस्थाओं के लिए जिनके अंदर आप आसानी से लोन ले सकते हो सरकार से या बैंक से लोन ले सकते हो, आपको वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर इक्वालिटी इन वोटिंग स्कीम, वोटिंग स्टेटस। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बेटा एक प्रिंसिपल होता है, इसका नाम है बेटा वन मैन वन वोट। वन मैन वन वोट, इसका मतलब एक बंदे का एक मत होगा, एक बंदा एक वोट देगा, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है जी। उसका मतलब है इस गवर्न पे, मतलब इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। उसके बाद लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अमाउंट जितना मर्जी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम है कि यार क्या चीज की आपको जो हम कह सकते हैं जो अमाउंट है जितना में डालो, पर लेकिन जो आपका जो हम कह सकते हैं वोटिंग राइट है वो इक्वल है, चाहे आप पैसा ज्यादा डालो चाहे पैसा कम डालो, पर लेकिन आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, आपको उतना ही पैसा, अगर कोई लॉस अगर होगा तो आपको उतना ही ड्यू पे करना है जितना आपका जितने मेंबर्स बाकी पे करेंगे।
तो इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूशन हर बंदे का एक वोटिंग राइट है, एक होगा। तो उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा आपको मैंने पढ़ाया था अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब होता क्या है बेटा, अनलिमिटेड का मतलब होता क्या है, जहाँ पे पर्सनल सेट्स को बेचना पड़ता है, जैसे पार्टनरशिप में था। पर यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, यहाँ पे लायबिलिटी है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पर्सनल एसेट्स को बेचना नहीं है। इसमें सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो एसेट्स होंगे, अगर कोई डेट अगर हो गया, कोई लॉस अगर हो गया, तो उसको अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के एसेट्स जो भी हैं परचेज कर रखे हैं उसी को बेचना पड़ेगा और सेटलमेंट करना पड़ेगा। अगर फिर भी कुछ पैसा अगर बचता है तो उसको इन फ्यूचर में दिया जाएगा या उसको कंपनसेट करके सेटलमेंट कर दिया जाएगा कि उसको नहीं पे करना। पर यहाँ पे पर्सनल जो मेंबर्स होंगे वो फ्री हैं, वो सेफ हैं, उनको अपने एसेट्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर लिमिटेड अप टू एक्सटेंड ऑफ अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। चाहे उनका अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो चाहे अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कम हो, उससे मैटर नहीं करता। पर लेकिन लायबिलिटी जो है हर मेंबर की क्या है, लिमिटेड है। उस पर लिखा हुआ है पर्सनल सेट्स, मतलब अगर इस वाले केस में क्या होगा, पर्सनल सेट्स को हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि टू डी पे डेट जो भी अगर उसका अगर लॉस वगैरह अगर होगा तो उनको वो सेफ है। यहाँ पे उनको कोई भी तरह से मतलब अपने पर्सनल सेट्स को बेचना नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा, स्टेबल। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर चाहे कोई बंदा मेंबर आए चाहे मेंबर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्था में मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो 10 बंदों ने मिलकर संस्था को फॉर्म करा है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं, और 15 साल बाद या 20 साल बाद अपन देख रहे हैं उसमें से 3 या 4 बंदे रह गए, बाकी नए मेंबर्स आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली, आपके अपनी बिल के अकॉर्डिंग नोटिस हो, आप वहां से जा सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी इच्छा से। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं होती है। हम पीछे पढ़ के आए फ्यूचर के अंदर, तो बेटा इसमें वो ये सेम स्टेबल असिस्टेंस कह रहा है। अगर बंदा इंसॉल्वेंसी हो जाए, डेथ हो जाए, इनकैपेबल हो जाए अगर मेंबर, तो उसपे जो हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो कंटिन्यूटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी, वो काम करती रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट अनअफेक्टेड, मतलब कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके मेंबर्स के, पर कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। मेंबर में भी कम एंड वो नए आए पुराने जाए कोई दिक्कत नहीं होती, पर लेकिन जो संस्था होगी वो अपना काम करते रहेगी, ठीक है जी। तो बेटा ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो सारे हो चुके हैं। मैंने स्टार्ट किया इक्वालिटी इन वोटिंग राइट हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया बेटा, स्टेबल असिस्टेंस भी हो गया, इजी ऑफ फॉर्मेशन हो गया और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बेटा ये 5 के 5 मेरिट्स हमारे हो चुके हैं। इसको जल्दी से बेटा लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो बाकी के पॉइंट्स रह गए, आई थिंक शायद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया बेटा, उसका नाम है लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाओ बेटा आप लोग, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा लास्ट टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशंस। तो अगर हम बात करें लिमिटेशन बेटा, आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा 5 लिखी है। लिमिटेड रिसोर्सेज, इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट, लैक ऑफ सिक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखो पहला पॉइंट पढ़ते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? पैसा। ये कह रहा है रिसोर्सेज इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस दैट कैपिटल, जो कैपिटल होगी जो कंट्रीब्यूट की जाएगी वो मेंबर्स के द्वारा क्या होगी, वो लिमिटेड होगी। एंड इसमें वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है कि कोई बंदा पर क्योंकि सिंपल सी बात है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, वो किसी को बुला तो रहे नहीं है, अपनी मर्जी से आप आने जाते हो। अगर आपको लगता है आपको पैसा लगाना है, निवेश करना है, निवेश कर दो। अगर प्रॉफिट अगर होगा, वैसे ऑब्जेक्टिव तो सर्विस मोटिव है, पर अगर फिर भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार ये लोग कमाते कहां से हैं? संस्था में आप कमाते हैं सरकार से, डोनेशन, चैरिटीज या जो टैक्स कंसेशन इनमें कमाते हैं बेसिकली। गवर्नमेंट से जाकर ग्रांट लेंगे, सब्सिडीज लेंगे तो वहां पे कमाएंगे बेसिकली। तो जो भी अगर मान लो यहाँ पे कोई पैसा लगाता भी है, उसको वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं। तो बहुत कम होते हैं जो वॉलंटरी सर्विस पे जाते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करेंगे, क्योंकि सब लोग आजकल इसमें काम करते हैं प्रॉफिट मेकिंग में। तो बहुत कम लोग होते हैं जो संस्था को फॉर्म करते हैं और जो काम करते हैं समाज सेवा के लिए, समाज बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंसी। पहली बात इनके पास पैसा क्या कम है और इनके पास इतने एक्सपर्ट बंदे नहीं होते, तो ये खुद भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि ये हर काम को कर सके। वॉलंटरी मेंबर है, कोई भी बंदा है जी आपस में अपने ओपिनियन दे रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है और उनको मतलब कह सकते हैं एक्सपर्टाइज नहीं है। कोई भी बंदा आउटसाइडर है, कोई कहीं का कहीं पे अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो अगर ये अपने काम को चलाते हुए, अपने काम को करते हुए, संस्था को चलाते हुए, तो इनइफेक्टिव होता है और इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि जो एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट जो कह सकते हैं मैनेजर्स को अपॉइंट कर सके जो आगे वो उनके काम को कर सके। तो
इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अनेबल, इनके पास इतना अट्रैक्टिव एंड एम्प्लॉय, इतने इनके हम कह सकते हैं एक्सपर्ट मैनेजर नहीं होते जिनको अट्रैक्ट कर सके कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास जॉब पे हमारे पास काम कर लो, क्योंकि इनके पास इतना पैसा मिलता है कि हाई हाई सैलरीज पे कर सकें, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव में काम नहीं कर रहे, समाज सेवा में काम कर रहे हैं। तो कोई दूसरा बंदा समाज सेवा क्या करेगा, वो कहेगा भाई मेरे को अपने बच्चे पालने, मेरे को पैसा कमाना है, तुम्हें अगर काम करना है मेरी इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो बाकी मेंबर जो है वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, पर लेकिन दूसरा बंदा है वो समाज सेवा तो करेगा नहीं, उसको तो पैसे से मतलब है, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना काम कर रहे हैं, तो वो हाई सैलरीज नहीं पे कर पाते हैं। तो मेंबर्स आर ऑफर डाउन, और जो बंदे ईमानदार सर्विस दे रहे हैं, अगर वॉलंटरी बेसिस पे अपनी अगर सर्विस दे रहे हैं, वो वॉलंटरी बेसिस पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो इतने प्रोफेशनल नहीं है, उनको मतलब वो अगर हम बात करें वो मैनेजमेंट को इफेक्टिवली रन नहीं कर पाते हैं, चला नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके एबिलिटी नहीं है, वॉलंटियर बंदा है, कोई भी बंदा ना कितना पढ़ा लिखा कितना पढ़ा लिखा नहीं है, अपने हिसाब से वो काम कर रहा है, ठीक है जी। तो उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक एक्ट है, ठीक है जी, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली, सोसाइटी एक्ट 7 के अकॉर्डिंगली, इसके अंतर्गत क्या है कि जो इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शो करने पड़ते हैं, इनको एनुअल रिपोर्ट, इनको मीटिंग जो भी होती है ये ओपन नहीं होती है, सारे मेंबर बैठेंगे और बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी होगी, इसका मतलब है ये सीक्रेट मेंटेन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होगी ना क्या होगी सोसाइटी में क्या होगी फैल जाएगी, एक से दूसरे बंदे को पहुंच जाएगी। तो ओपन डिस्कशन होती है इसके अंदर, मीटिंग जो भी मेंबर्स अगर होंगे वहाँ पे ओपन मीटिंग होगी, और वो भी अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन होती है कि आपको कोई भी चीज़ ओपन नहीं करनी है, आपको ट्रांसपेरेंसी सबके बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास चल रही है, कितना फंड लिया, कितना पैसा कहाँ हमारे क्या लगाया, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, तो जिससे होता है कि सीक्रेसी मेंटेन करना मतलब इतनी दिक्कत है। मान लो एक संस्था के अंदर 50 बंदे जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, ठीक है जी, तो 50 बंदे अगर आपस में बैठ के काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो 50 बंदे क्या करेंगे, फिर फर्दर क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है नहीं है, हमें समाज सेवा कर रहे हैं, और लोग क्या करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, मैं इस संस्था में मेंबर हूँ, मैं यहाँ पे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा सारी इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में क्या होगा ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, और सारे सीक्रेट्स होंगे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं लीक हो जाएंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने कई सारे हमें प्रिविलेजेस दिए, सरकार ने हमें कई सारे बेनिफिट दिए, टैक्स हो गया, रिबेट हो गया, डिस्काउंट हो गया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, इन सब के बावजूद सरकार हमें इतनी सारी सर्विस दे रही है, तो सरकार ने हमें यहाँ पे क्या करें, कई सारे रूल रेगुलेशंस ऑब्लिगेशंस लगा रखी है, थोप रखी है कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो भी उनके अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करना है, उनको देखना कितना सरकार ने पैसा दिया है, कितना पैसा आपने कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया, कितना रिटर्न आपके पास आ रही है, कितने डिडक्शन आप ले रहे हो, इनके सबके प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और सबमिशन ऑफ अकाउंट आपको अपने अकाउंट को सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट क्या करती है अपने हिसाब से क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती रहती है कि संस्थाओं के अंदर क्या काम कर रहा है, क्या काम चल रहा है, क्या धोखाधड़ी हो रही है, कैसे काम कर रही है, क्या प्रोविजन लग रहे हैं, उस पर नहीं लग रहे। उसके बाद है बेटा डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। मोस्टली क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वॉलंटरी मेंबर्स हैं, कोई डिफरेंट सोच का है, डिफरेंट मेंटालिटी का है, तो हर कोई बंदा अपना इंटरेस्ट होता है, अपना क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा कि ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है। तो कई क्या होता है कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी रही होती है, क्योंकि मानेंगे किसकी बात मानेंगे, सबकी बात मानेंगे तो आपसी में क्या होगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ना पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं और उनको फॉलो करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हो और उनकी संस्था चल सके। तो बेटा ये थे हमारे 5 पॉइंट जो बेटा आज हमने कवर कर लिया लिमिटेशन। तो बेटा आज जो टॉपिक हमने कवर करा है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, उसके बेटा उसके फीचर्स पढ़े हैं, उसके बेटा मेरिट्स पढ़ी हैं, एंड द लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा आई होप मैंने जो आपको टॉपिक समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी लगता है कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना चैट पे लिख सकते हैं कि ये सर इसमें डाउट था, ताकि मैं उसको एक बार देख लूँ और फिर उसके ऊपर दोबारा से एक बार वर्कआउट करते हैं ताकि आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट पर क्लियरिटी हो, ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत आपको ना हो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं।